अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 403 के लेसन नंबर 13 को देखेंगे, मनी एंड इन्फ्लेशन, जो कि कंटिन्यूड टॉपिक है, जो कि हम प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स जो है वो हमारे पीछे से जो है वो हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने जो है मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपने जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारे 2-3 लेक्चर्स हैं जो कि सेम हैं, जो मतलब एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं जो है वो वॉच की, तो प्लीज़ पहले उनको वॉच कीजिएगा, देन आपको इंशाल्लाह जो है वो इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं अ कॉमन मिसपरसेप्शन। स्टूडेंट्स, मिसपरसेप्शन एक्चुअली होता है क्या? मिसपरसेप्शन कहते हैं, अगर हम इसका लफ्ज़ी मायने देखें, इसका मतलब होता है गलत फहमी। ठीक है, अब गलत फहमी क्या होती है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मिसपरसेप्शन की। कॉमन मिसपरसेप्शन का मतलब होता है कि जो वो मिसपरसेप्शन, वो गलत फहमी जो हमारे बहुत ज़्यादा आम है, जो हम बहुत ज़्यादा उनके बारे में कहते हैं कि ये गलत है। ठीक है, तो मतलब जो हमारी सोच जो होती है वो उसके बारे में गलत होती है। ठीक है, ये क्लियर आपने करना है कि मिसपरसेप्शन क्या होता है। वो चीज़ होती है जो हम किसी चीज़ के बारे में जो है वो खुद से जो है वो उसको यानी सजेस्ट कर लेते हैं, खुद से ही जो है वो गैस लगा लेते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ ये होती है। ठीक है, और जबकि वो नहीं होती, रियल कुछ और ही होता है। अब मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है, तो हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों के बारे में है। ठीक है, भी मतलब इकोनॉमिक्स में जो है वो जस्ट पैसों के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारी मिसपरसेप्शन होगी। इसकी रियलिटी क्या होगी? इकोनॉमिक्स होता क्या है? इसकी रियलिटी ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो ज़िंदगी के जो हम कहते हैं कि हर पहलू को जो है वो कवर करता है। जैसे कि हमारी जो है वो रिसोर्सेज की एलोकेशन हो गई, कंज्यूमर बिहेवियर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरह की ये जो चीज़ हमारे पास रियलिटी है, और जो हमने मिसपरसेप्शन जो हमारी है वो क्या है? इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों के बारे में। क्लियर। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स में जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ प्राइस इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ प्राइस को इंक्रीज़ करता है, जबकि इसकी रियलिटी क्या होगी? इन्फ्लेशन में जो है वो प्राइस इंक्रीज़ के साथ साथ करेंसी की वैल्यू में कमी हो जाना भी जो है वो हमारे पास क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, जस्ट ना कि हम ये कहें कि इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइस इंक्रीज़ करता है, वो इन्फ्लेशन हो गया। नो, इट्स अ मिसपरसेप्शन। ठीक है, इसकी रियलिटी क्या है? इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज़ के साथ साथ करेंसी की वैल्यू को भी जो होती करेंसी की वैल्यू भी जो है वो कम होती है, तो वो हमारे पास उसकी रियलिटी होगी। क्लियर। आई होप सो आपको जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अ कॉमन मिसपरसेप्शन अबाउट इन्फ्लेशन इज दैट इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल वेजेस। वो कहते हैं कि जो हमारी कॉमन मिसपरसेप्शन है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस करता है रियल वेजेस को। दिस इज़ ट्रू ओनली इन द शॉर्ट रन, और ये भी उस फॉर्म में होगा जब शॉर्ट रन होगा। शॉर्ट रन में जो है वो इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है रियल वेजेस को, और जबकि और किस फॉर्म में शॉर्ट रन में भी वो है वो किस फॉर्म में जो है वो इसको करता है? जब हमारे पास नॉमिनल वेजेस होते हैं ना, नॉमिनल वेजेस आप समझते हैं कि जो हमारे पास, मैंने आपको इससे पहले भी जो है वो क्लियर करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है वो पहले बहुत अच्छे से पहले उनको पीछे वाले लेक्चर्स को अच्छे से वॉच कीजिएगा, देन आप जो है वो इसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो व्हेन नॉमिनल वेजेस आर फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कहते हैं कि जब हमारे नॉमिनल वेजेस हैं वो फिक्स्ड होंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो हमारे मुआहदे होते हैं। जैसे हमने जो है वो मुआहदा किया हुआ था किसी भी बिज़नेस में, जब हम कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं या कोई भी हमारा वर्कआउट होता है, तो हम ये चीज़ तय करते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ को जो है वो इतना रखना है, इस चीज़ के लिए ये करनी है। तो हमारे जो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मुआहदे होते हैं, उनमें जो नॉमिनल वेजेस है फिक्स होगा, और इन द शॉर्ट रन में तो उस फॉर्म में जो है ये ट्रू होगा कि इन्फ्लेशन रिड्यूसेस हो जाएगी रियल वेजेस, यानी इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस करेगा रियल वेजेस को। क्लियर। इसके बाद है इन द लॉन्ग रन की बात जब हम करें, तो द रियल वेज इज डिटरमाइंड बाय लेबर सप्लाई एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जबकि लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास? जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है और लेबर सप्लाई है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है और जो कि लेबर सप्लाई है, इन दोनों की वजह से जो है वो डिटरमाइंड होता है जो है कि रियल वेजेस को, रियल वेजेस जो है वो इन दोनों की वजह से डिटरमाइंड होता है, ना कि प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट की वजह से। प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट की वजह से नहीं होता रियल वेजेस इन द लॉन्ग रन में, बल्कि लेबर सप्लाई और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वजह से होता है। क्लियर।
चलिए इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है द क्लासिकल व्यू ऑफ इन्फ्लेशन। वो कहती है कि द क्लासिकल व्यू स्टेट्स दैट अ चेंज इन द प्राइस लेवल इज मेरली अ चेंज इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। क्लासिकल व्यू स्टेट्स की अगर हम जो इसका क्लासिकल इन्फ्लेशन के बारे में जानना चाहें तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्ट्री आ जाती है। उसका मतलब ये कब से हुआ था, ये कब इसकी जो है वो स्टेटमेंट आई थी और कब जो है वो इसको डिस्क्राइब किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन हम जो है वो हमारे हैंडआउट्स में जो गिवन चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में हम कम और जो हमारे हैंडआउट्स में गिवन है उन्हीं चीज़ को समझा जाए और उन्हीं को याद किया जाए। ठीक है, तो द क्लासिकल व्यू स्टेट्स कहती है कि द चेंज इन द प्राइस लेवल इज मेरी, वो कहते हैं कि जो प्राइस लेवल में जो चेंजिंग है मेरली अ चेंज इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी जो हमारे मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं उनमें तब्दीली के वजह से जो है वो प्राइस लेवल में जो है वो चेंजिंग होती है। सो व्हाई देन इज इन्फ्लेशन अ सोशल प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि फिर क्यों जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास आ जाता है द सोशल कॉस्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो है ये आप नीचे से याद कर लेना है। द सोशल कॉस्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन फॉल इनटू टू कैटेगरीज। जो सोशल कॉस्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है उसकी दो कैटेगरीज में जो है वो इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक है कॉस्ट्स व्हेन इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड मतलब वो कहते हैं कि वो कॉस्ट्स आप जानते हैं लागत, ठीक है, वो कॉस्ट्स जब इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्ट करे तो और एडिशनल कॉस्ट दूसरा हमारे पास एडिशनल कॉस्ट्स व्हेन इन्फ्लेशन इज डिफरेंट देन पीपल हैड एक्सपेक्टेड। अब ये दोनों क्या चीज़ें, इनके बारे में आगे डिटेल आपके पास सामने जो है वो मौजूद है। मैं आपको पहले इनका जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। हम एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड की बात करते हैं। देखें, जो कॉस्ट्स व्हेन इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास हमें पता होता है, जैसे लेट्स सपोज हम क्या देते हैं कि एक हम घर किराए पे देते हैं और हमें पता है कि एक साल बाद जो है वो 5% बढ़ाता है, या हम क्या देते हैं कि एक साल बाद जो है वो 500 रुपये बढ़ा देता है। ठीक है, इसका जो रेंट है घर का वो 500 बढ़ाता है। फिर अगले साल फिर मतलब उसका जो उसने बनाया हुआ है, जो मालिक मकान उसने ये बनाया हुआ है कि हर साल मैंने 500 बढ़ाना होता है, और वो जब कोई किराएदार आता है वो उसे भी बताता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी जो है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होगी। फिर हम क्या करते हैं, उसका जो किराएदार हैं लोग, वो क्या करते हैं, अपना एक बजट बनाते हैं। फिर वो उसको देखते हैं कि हमने जो है वो प्लान बनाना होता है उन्होंने। ठीक है, फिर वो प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक जो है वो अपने घर का सर्कट जो है वो चलाते हैं। ठीक है, ये होगी एक्सपेक्टेड, जो हमें मालूम है कि इतना उसने बढ़ाना है हर साल। और एक होता है अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि एडिशनल कॉस्ट्स व्हेन इन्फ्लेशन, यानी एक तो इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड का मतलब ये था कि वो जो है वो इन्फ्लेशन जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो मैंने अभी आपको एक जो है वो एग्जांपल दी है किराए मकान की। और दूसरी जो एडिशनल कॉस्ट है, जब इन्फ्लेशन इज़ डिफरेंट, वो कहते हैं जब इन्फ्लेशन जो है वो डिफरेंट होगी, पीपल हैड एक्सपेक्टेड, लोगों की सोच से, लोगों की तवक्को से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, तो वो हमारी अनएक्सपेक्टेड यानी एडिशनल कॉस्ट्स हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा 500 रुपये जो है वो मालिक मकान जो है वो हर साल किराया बढ़ाता है, लेकिन किसी जो है वो ज़्यादा महंगाई की वजह से, किसी वजह से जो है वो क्या करता है, यानी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि यानी वो 1000 बढ़ा दे और वो कहे कि मैं जो है वो मैंने 1000 लेना है साल पूरा होने के बाद, तो फिर जो है वो यानी 1000 ज़्यादा लेना है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगी। और वो जो है वो, क्योंकि हम अनप्लान्ड होते हैं, जब हमारे पास एक्सपेक्टेड होता है हम प्लान करते हैं, और जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो हमारे पास अनप्लान्ड हो जाते हैं। क्लियर? आई होप सब जो है वो इसकी दोनों की जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि ये एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, इनका जो छोटा सा डिफरेंस अगर मैं बताऊं कि एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में, ठीक है, तो वो ये स्टूडेंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड की बात की जाए तो वो हमारे पास होता है प्लान्ड, और दूसरा जो अनएक्सपेक्टेड की बात की जाए तो मतलब जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, अनप्लान्ड हो जाता है जब, ठीक है। और दूसरी बात है एक्सपेक्शंस विद अनएक्सपेक्शंस, यानी सरप्राइजिंग होती है अनएक्सपेक्टेड मीन। और दूसरा जो हम अगर जो है वो इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड की बात करें तो वो प्रिडिक्टेबल होता है, और जबकि हम एडिशनल कॉस्ट्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड की मतलब बात की जाए तो वो हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, ये अब जो है वो हम आगे देखते हैं कॉस्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बारे में जो है वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके सामने मौजूद इसके ना 5 पॉइंट्स हैं जो देख सकते हैं आप। शू लेदर कॉस्ट, ठीक है, शू लेदर कॉस्ट आ गया, मेन्यू कॉस्ट्स आ गया, रिलेटिव प्राइस डिस्टॉर्शंस आ गया, अनफेयर टैक्स जो है वो ट्रीटमेंट आ गया। क्लियर? और इसके बाद जो है वो लास्ट में जनरल जो है वो इनकन्वीनियंस आ गया। तो यहाँ पे हम इनको जो है 1 बाय 1 देखेंगे, आपको इनके पांचों के नेम आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, और वो कहते हैं मैंने आपको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बारे में एक्चुअली वैसे भी बता दिया है। तो दिस इज द कॉस्ट्स एंड इनकन्वीनियंसेस ऑफ रिड्यूसिंग मनी बैलेंसिंग टू अवॉइड द इन्फ्लेशन टैक्स। तो ये मतलब अगर हमारे पास जो है प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, पाई इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो
इंटरेस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और रियल मनी बैलेंसेस जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और रिमेंबर इन लॉन्ग रन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन डज नॉट इफेक्ट रियल इनकम और रियल स्पेंडिंग। वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो इफेक्ट नहीं करती रियल इनकम या फिर रियल स्पेंडिंग के पर। तो सो सेम मंथली स्पेंडिंग बट लोअर एवरेज मनी होल्डिंग्स मीन्स मोर फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द बैंक टू विदड्रॉ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ कैश फ्लावर, ठीक है। ये आप जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद मैनी कॉस्टर्स की बात आ जाती है। वो कहते हैं दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। ये जो कॉस्टर्स है वो क्या है, चेंजिंग प्राइस पर होती है मैनी कॉस्टर्स में। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कि न्यू मेन्यू में वो कहते हैं कि जैसे कि प्रिंट न्यू मेन्यू, हम कोई मेन्यू जो है वो प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एंड मेल न्यू कैटलॉग्स, फिर हम क्या करते हैं प्रिंट करवाते हैं और फिर जो है वो मेल की जाती है न्यू कैटलॉग्स में। और द हायर इज इन्फ्लेशंस द मोर फ्रीक्वेंटली फर्म्स मस्ट चेंज देयर प्राइसेस एंड इनकर दीज कॉस्ट्स। फिर वो कहते हैं जब इन्फ्लेशन जो है वो हायर होती है तो हम क्या करते हैं कि मोर फ्रीक्वेंटली फर्म्स जो होती हैं वो जो फ्रीक्वेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मस्ट चेंज द प्राइसेस उनकी चेंज हो जाती है एंड इनकर दिस कॉस्ट्स, ठीक है। तो खैर इनमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये जस्ट आपको इनके बारे में थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिलेटिव प्राइस डिसऑर्डर्स क्या होता है, फर्म्स फेसिंग मैनी कॉस्ट्स चेंज प्राइसेस इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं कि सपोज अ फर्म इशूज़ न्यू कैटलॉग ईच, मतलब वो कहते हैं कि जो फर्म्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इनका फेस करना पड़ता है जब चेंज प्राइस जो है वो इनफ्रीक्वेंटली चेंज होती है, यानी जो है वो डेली डे बाय डे जो है वो डिफरेंट हो रही होती है वैल्यू जब हमारी प्राइसेस। तो फर्म्स को जो है वो इनका बहुत ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं कि सपोज अ फर्म इशूज़ न्यू कैटलॉग ईच जनवरी, वो कहते हैं कि फर्स्ट कहते हैं कि एक फर्म है उसने क्या करना है, तो हर जो जनवरी का महीना यानी साल बाद जनवरी आता है तो जनवरी के महीने में जो है वो अपनी जो चेंजिंग करनी होती है वो करना होता है, ठीक है। तो एज द जनरल की बात, एज द जनरल लेवल जो है वो प्राइस लेवल रेजेस थ्रू आउट द ईयर द फर्म्स रिलेटिव प्राइस विल फॉल। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि आपकी जो है वो फर्म्स की प्राइस जो रिलेटिव प्राइस जो है वो फॉल हो जाती हैं और जिसकी वजह से आपकी जनरल प्राइस लेवल जो है वो रेजेस हो जाती हैं, राइजेस होते हैं। तो डिफरेंट फर्म्स चेंज देयर प्राइसेस एट डिफरेंट टाइम्स। वो कहते हैं डिफरेंट जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइम्स में अपनी जो प्राइसेस हैं उनको चेंज करती हैं, तो लीडिंग टू रिलेटिव प्राइस डिसऑर्डर्स। इस वजह से जो है वो प्राइस जो है वो आपकी डिसऑर्डर्स हो जाती हैं और विच काज माइक्रो इकोनॉमी के इनएफिशिएंसीज इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। इसके बाद अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, इनको आप जो है वो जस्ट रीड कर लीजिएगा, बस एज एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो थोड़ा सा आपने अच्छे से देख लेना है। देन हम जनरल इनकन्वीनियंस देख सकते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो मेक्स इट हार्डर टू कंपेयर नॉमिनल वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड्स। वो कहते हैं इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्डर बना देती है, यानी मुश्किल बना देती है नॉमिनल वेजेस से जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इसको जो है वो कंपेयर करके। तो दिस कॉम्प्लिकेट्स लॉन्ग रेंज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमें क्या कर, तो ये जो लॉन्ग रेंज फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। और इसके बाद आगे हमारे पास जो है स्टूडेंट्स एडिशनल कॉस्ट्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बारे में आ जाता है। ये आप जो है वो इनको देख लीजिएगा एक बार। इनमें भी जो है वो कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आप जस्ट वो देख सकते हैं। इंक्रीज अनसर्टेनिटी देख सकते हैं, वन बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन। जब इंक्रीज अनसर्टेनिटी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एज एमसीक्यूज देख लीजिएगा। व्हेन इन्फ्लेशन इज़ हाई, जब इन्फ्लेशन हमारी हाई हो जाएगी तो इट्स मोर वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा और पाई जो है वो टर्न्स आउट डिफरेंट फ्रॉम पाई इफ मोर ऑफन हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो है वो आप वन बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन देख सकते हैं कि नॉमिनल वेजेस आर रेयरली रिड्यूस्ड इवन व्हेन द इक्विलिब्रियम रियल वेजेस फॉल हो जाएगा, ठीक है। ये एक एमसीक्यूज बन जाता है। और आप जो है वो आगे देख सकती हैं हाइपर इन्फ्लेशन एक्चुअली क्या होता है। हाइपर इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो ये भी एक इकोनॉमिक की जो है वो कंडीशन है, ठीक है, और जिसमें इन्फ्लेशन की जो रेट है बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो है वो और इकनॉमी में जो है वो करेंसी की वैल्यू में कमी आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि हाइपर इन्फ्लेशन जो है इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन की रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है और इकनॉमी में करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, में कमी आती है। तो ये हमारे पास जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। इफ़ पाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 50% जो मैंने हाईलाइट भी किया है पर मंथ है, तो देन इट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इस तरह की कंडीशन में हमारे पास ये क्या हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। और ऑल द कॉस्ट्स ऑफ मॉडरेट इन्फ्लेशन डिस्क्राइब्ड अबव बिकम, ठीक है, ह्यूज जो है वो अंडर हाइपरटेशन मनी के सीजेस टू
फंक्शन एज अ स्टोर टू वैल्यू ऑफ फ्ला आप देख सकते हैं, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। और ये एज MCQ जो मैंने हाईलाइट किया इसको देख लीजिएगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा हमारी महंगाई हो जाती है किसी चीज़ में, तो वो हमारी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है। और व्हाट काजेज हाइपर इन्फ्लेशन, जो इसका सबब क्या, हाइपर इन्फ्लेशन का जो है वो एक्चुअली सबब क्या बनता है, क्या वजह है जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन होता है। तो वो कहते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन इज़ काज्ड बाय एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ। वो ये कहते हैं कि जो सप्लाई ग्रोथ, मनी सप्लाई ग्रोथ है, इसमें जो है वो एक्सेसिव, इसको जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। मनी सप्लाई ग्रोथ को जो है वो बढ़ा देती है। तो व्हेन द सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मनी, जब सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बनाती है, छापती है, प्रिंट्स करती है, द प्राइस लेवल जो है वो राइजेस हो जाता है। आपको मैं स्टूडेंट्स बताते चलो, जितना भी हमारा जो है वो जब हम कंट्री की बात करते हैं, हम पाकिस्तान कंट्री की बात करते हैं, कि जब हमारा पैसे की में जो है वो की छपाई में ज़्यादा हो जाएगी ना, तो हमारी जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्योंकि प्राइस लेवल राइजेस होगा तो हमारे पास जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इफ़ इट प्रिंट्स मनी रैपिडली इनफ, अगर जो है वो ये प्रिंट्स, जो मनी जो है हमारा पैसा जो है वो इसी तरह प्रिंट होता है, ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ता गया प्रिंट होने में, तो द रिजल्ट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमारा जो रिजल्ट क्या आएगा, हाइपर इन्फ्लेशन का आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मतलब क्या हुआ कि जब हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो पैसे को जो है वो प्रिंट्स करती है, तो हमारी जो प्राइस है चीज़ों की, वो प्राइस लेवल जो है वो राइजेस हो जाती है, यानी बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसमें तेज़ी आ जाए, प्रिंट्स मनी में जो है वो ज़्यादा रैपिडली वो जो है वो तेज़ी आ जाए, ज़्यादा जो बढ़ जाए, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन का आ जाएगा। ये आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेना एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब वाई गवर्नमेंट्स क्रिएट हाइपर इन्फ्लेशन, जो है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन को कैसे क्रिएट कर सकती है। तो व्हेन अ गवर्नमेंट कैन नॉट रेजेस, व्हेन अ गवर्नमेंट जो है वो कैन नॉट रेजेस टैक्सेस और सेल बॉन्ड्स, वो कहते हैं जब गवर्नमेंट जो है सेल बॉन्ड्स नहीं कर सकती और जो है टैक्सेस जो है वो उनको नहीं बढ़ा सकती, तो इट मस्ट फाइनेंस स्पेंडिंग इंक्रीजिंग बाय प्रिंटिंग मनी। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है वो पैसा जो है वो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है, उसको ज़्यादा बढ़ाएगी। तो इन थ्योरी द सोल्यूशन टू हाइपर इन्फ्लेशन इज सिंपल। तो इस तरह जो है वो इन्फ्लेशन का बहुत सादा सा हल है कि स्टॉप प्रिंटिंग मनी। जब हमारी प्रिंटिंग मनी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी पैसा छापना जो है वो कम हो जाएगा, तो इन द रियल वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया है, यानी दुनिया की बात की जाए, तो दिस रिक्वायर्स ड्रेस्टिक एंड पेनफुल फिजिकल रिस्ट्रेंट। वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक यानी एंड पेनफुल जो है वो फिजिकल रिस्ट्रेंट होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये भी आपने अच्छे से देख लेना है, ये दोनों जो एज अ शॉर्ट आप देख सकती हैं। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो मैं आपसे फुल तावन करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।